नमस्कार बच्चों, मैं भोला यादव आज आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिक के बारे में बताएंगे। बच्चे, कार्बनिक यौगिक है क्या? सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक की परिभाषा जानेंगे, ठीक ना। कार्बनिक यौगिक को परिभाषित करने के लिए जो पुरानी डेफिनेशन है वह यह बताई गई कि वे कार्बनिक पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक ना। वे कार्बनिक पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यह परिभाषा पुरानी है, लेकिन जो नई डेफिनेशन आई है, नई डेफिनेशन में यह बताया गया है कि वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा होती है उपस्थित, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। सिर्फ कार्बोनेट को छोड़कर, CO3 साइनाइड, ठीक है ना, इसको छोड़कर, कार्बोनेट और साइनाइड को छोड़ करके, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा है फिर भी ये अकार्बनिक है, ठीक ना। इसलिए है बच्चे कि कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट पत्थरों में पाया जाता है, ठीक ना। पाया तो जंतुओं के हड्डियों में भी है यह, ठीक ना, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन जो है यह बताया गया कि यह भूमि से प्राप्त होता है, ठीक ना। इसलिए इसको जो है क्या कहा गया, कार्बनिक यौगिक के अंदर में रखा गया है, साइनाइड को और कार्बोनेट को। तो कार्बनिक यौगिक वे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, सिर्फ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और साइनाइड को छोड़कर, ये हो जाता है HCO3, ठीक ना। इनको छोड़ करके शेष सभी कार्बन युक्त पदार्थ जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। और कार्बनिक यौगिकों का प्रथम सदस्य जो होता है वो कार्बन ही माना गया है, ठीक है। किसको माना गया है? कार्बन को। और जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सभी सहसंयोजक आबंध से बने होते हैं। सहसंयोजक का मतलब होता है बच्चे कि हम जानते हैं कि कोई भी तत्व या परमाणु एक दूसरे से क्रिया इसलिए करता है कि अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सके, और उस अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वह दूसरे तत्वों के साथ साझेदारी करता है, और साझेदारी करके अपना 8 पूरा कर लेते हैं। इसकी मेथडें 3 होती हैं, सहसंयोजक, वैद्युत संयोजक और उप सहसंयोजक। लेकिन कार्बनिक यौगिकों में सिर्फ सहसंयोजक बांड ही बनता है, और इसके लिए इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। तो हम इसको बताएंगे सहसंयोजकों की साझेदारी के द्वारा होता है। जैसे में हम देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक जो है आपका मेथेन है, CH4, ये है मेथेन, ठीक है। तो कार्बन के बाहरी कोश में कितना होता है बच्चे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4, ये बाहरी कोश में। तो कार्बन करता क्या है कि अपने बाहर के चारों इलेक्ट्रॉन को चारों दिशाओं में रख लेता है, और हाइड्रोजन है 4, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो यह हाइड्रोजन जो है इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, ठीक है। इस तरह से कार्बन जो है अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है, और ऐसे इसकी संरचना बन जाती है ये सहसंयोजक। देखिए, सहसंयोजक का मतलब होता है साझेदारी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के होते हैं। तो इस तरह से जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो इसे हम एकल सहसंयोजक कहते हैं। और जब दो की करते हैं, दो के लिए हम बता रहे हैं, देखिए फिर आ जाइए, हम आ जाते हैं यहाँ पे C2H4 एथीन पर, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 होता है। तो यहाँ पे कार्बन के बाह्य कोश में हमने बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ बीच में, ठीक ना। ये भी वही प्रोसेस करते हैं, और एक हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये अपना बना लेते हैं, ये अपना,
ये और ये अपना, ये कहते हैं मेरा यार और ये कहते हैं मेरा यार, और ठीक है। इस तरह से इसकी जो संयुक्ता बनती है, कार्बन कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, इसलिए दो दो डैश दिखाते हैं, और हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इसलिए एक दिखाते हैं, और यहाँ पर इसको कहेंगे हम द्विसह संयोजक। यहाँ एक एक की हुआ तो एक एकल सहसंयोजक, ठीक है। इसी तरह से जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे त्रिक सहसंयोजक कहते हैं, उसका भी मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए आप, जैसे C2H2, कार्बन अपना तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ रखता है, एक यहाँ और एक यहाँ, हाइड्रोजन एक इसके साथ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन इसके, ये कहते हैं मेरा यार, ये कहते हैं मेरा यार, यानी कार्बन कार्बन के बीच तीन, इसको कहते हैं हम त्रिसह संयोजक, ठीक है ना। तो ये तो था कि समस्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें सहसंयोजक बांड ही बनता है, इसलिए सहसंयोजक को जानना जरूरी था। कार्बनिक यौगिक जो है यह तीन प्रकार के होते हैं। अब हम चल रहे हैं आईपीएसी की तरफ, ठीक है, कि कार्बनिक यौगिक तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है संतृप्त कार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इनकी परिभाषा हम बता करके तो बता रहे हैं। तीसरा होता है क्रियात्मक समूह, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हम बता रहे हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वे अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ठीक ना, और इन बहुत कम क्रियाशील होते हैं और यह अभिक्रिया भी करते हैं तो सिर्फ प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, ठीक ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, अर्थात कार्बन के दूना हाइड्रोजन और दो अधिक, ठीक ना। अब जैसे में हो जाता है इसका CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18 और C9H20, ठीक है बच्चे, यह होता है। देखिए अब इस सूत्र पर हम इसको समझा रहे हैं आपको। कार्बन कितना है, एक, दूना, और कार्बन के दूना हाइड्रोजन होना चाहिए तो एक का दूना दो, और दो और जोड़ दिए कितना हो गया, चार, माने एक का दूना दो और दो जोड़ दिए चार, इसलिए बना CH4 मेथेन। अब यह है C2H6, दो, यानी कार्बन के दूना हाइड्रोजन तो दो का दूना चार, और चार में दो जोड़ दिए कितना हो गया, 6। अब फिर कार्बन हुआ तीन, तीन का दूना हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, और 6 में दो जोड़ दिए 8, तो C3H6। कार्बन कितना है, 4, 4 का दूना 8 और दो जोड़ दिए 10, इसलिए C4H10 हो गया। C5H12, तो 5 का दूना 10 और दो जोड़ दिए 12, फिर C6 है तो 6 का दूना 12 और दो जोड़ दिए 14, ठीक है। 7 है C7, तो 7 दूनी 14, दो जोड़ दिए 16, 8 है कार्बन तो 8 दूनी 16, दो 18, 9 है 9 दूनी, ठीक है। तो इस तरह से संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो अपने आप में संतुष्ट होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं,
और यह सिर्फ प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं और इनको एल्केन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एल्केन। आईपीएससी में इसका नाम आपको आएगा एल्केन का। असंतृप्त हाइड्रो जो कार्बन होते हैं, अब हम दूसरा बताने जा रहे हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक जो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी एल्केन के संतृप्त की अपेक्षा बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एल्काइन। अब इसको हम देखेंगे, यहां पे मिटा रहे हैं। देखिए पहला बताने जा रहे हैं एल्कीन। बच्चे एल्कीन में जो होते हैं, एल्कीन अधिकतर द्विसहसंयोजक, यानी एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना होता है। और इसमें एल्केन में जो होते थे सभी सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे। और इसका सूत्र होता है CnH2n, अर्थात कार्बन के दूना हाइड्रोजन। इसे हम पहचान सकते हैं कि एल्कीन ग्रुप का है। जैसे C2H4, कार्बन के दूना, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4, C3 तो 3 का दूना 6, C4 4 का दूना 8, C5 5 का दूना 10, C6 6 का दूना 12, C7 7 का दूना 14। इस तरह से 10 तक जो है ये प्रोसेस, कार्बन के दूना हाइड्रोजन जो होगा वह एल्कीन होगा। और यह रासायनिक अभिक्रिया में योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, यानी जोड़ने का काम करते हैं। ये अपने में से बाहर नहीं निकालते, बाहर से अपने अंदर के यौगिकों के साथ संयोग करते हैं, जुड़ते हैं, यानी यौगिक अभिक्रिया देते हैं। एल्काइन के बारे में हम बताएंगे। एल्काइन का सूत्र होता है बच्चे, कार्बन के दूना हाइड्रोजन -2, यानी कार्बन के दूने से 2 कम होता है। और इनके कार्बन कार्बन यौगिकों के बीच, एक कार्बन और कार्बन के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड बना होता है। जैसे में देखेंगे हम C2H2, माने कार्बन के दूना 4, 4 में से 2 घटा दिए 2, C3H4, 3 दूनी 6, 3 का दूना 6, 2 घट गया 4, 4 का दूना 8 और 8 में से 2 घट गया हाइड्रोजन 6, 5 का दूना 10 और 10 में से 2 घट गया हाइड्रोजन 8, 6 का दूना 12, 12 में से 2 घट गया हाइड्रोजन 10, 7 का दूना 14 और हाइड्रोजन 2 घट गया 12। इस तरह के जो यौगिक बनते हैं वह एल्काइन समूह के होते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच जो होता है वह 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक है, ये इनकी पहचान होती है बच्चे। ठीक है, ये ठीक है, यानी इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ये संरचना सूत्र इसके बनते हैं। तो संरचना सूत्र भी हम बताएंगे आपको। तो इस तरह से होता है। और क्रिया ये होते हैं संतृप्त और असंतृप्त। हमको आईपीएससी जो है, हाई स्कूल में आईपीएससी जानना है, तो यह मेथड जानना बहुत जरूरी है। और वहां हम संरचना सूत्र भी बताएंगे आपको। इसके बाद से क्रियात्मक समूह जान लीजिए आप। ठीक है ना, क्रियात्मक समूह में कई होते हैं। ठीक है, जैसे में आपको हम बताने जा रहे हैं कि क्रियात्मक समूह में देखिए पहला होता है हैलोजन। हैलोजन को X से प्रदर्शित करते हैं और इसके अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन का अध्ययन किया जाता है। एक क्रियात्मक समूह होते हैं। फिर CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन और COOH ये होता है कार्बोक्सिलिक
अम्ल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आपके यही 3 मुख्य हैं क्रियात्मक समूह में, तो इनका हम बारे में बताएंगे एक एक करके, ठीक है। तो आईपीएसी इसके बाद